का नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी इस गंदी शक्ल पर थोड़ा सा मेकअप ठोक ले। कलावती अपनी बेटी को ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेरणा बहुत मायूस हो जाती है और वो खुद से ही परेशान होकर शीशे में अपने आप को देखकर कहती है, ये काला रंग और ये शक्ल किसी को आज तक पसंद ही नहीं आई, तो अब कौन सा किसी को मेरी ये शक्ल पसंद आने वाली है। प्रेरणा अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो अपने आप से इतनी परेशान थी कि खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाती। वो सिंपल सा एक सूट पहन लेती है और सभी मेहमानों के सामने आ जाती है। तभी उसको देखते ही लड़की की माँ कहती है, अरे मोरी भैया, ये तो पूरा काला कोयला है। हे भगवान, इस काली कोयल से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकती। ये सुनते ही कलावती को गुस्सा आता है और वो पुष्पा से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी के काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान कितना अच्छा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। जैसी आजकल लोगों को अपने घर के लिए बहू चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी ही है। तभी पुष्पा का बेटा लकी उसके कान में कहता है, ना ना माँ, नहीं, मैं नहीं करूँगा इस काले कोयले के साथ शादी। इसको तो मैं अपने दोस्तों के सामने भी नहीं ले जा पाऊंगा। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? इस कल्लो मैया की शादी तो तुझसे होने से रही। चल अब चलते हैं यहाँ से। फिर से एक और बेइज्जती होने के बाद प्रेरणा से रहा नहीं जाता और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। बाहर से कलावती अपनी बेटी प्रेरणा से कहती है, हाँ हाँ, छुपा ले मुंह, कल मुँह ही करम जली। मुझे तो पता ही था कि इस बार भी तेरा रिश्ता होने से रहा। कलावती ऐसा कहकर अपने पति के पास जाती है। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। पता नहीं हमारे खानदान में इतनी काली लड़की पैदा कैसे हुई। मुझे तो लगता है ये सब तेरी ही गलती है। सच सच बता दे, कलावती कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आई थी? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस कल्लो मैया की वजह से मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तो मुझे अपने दोनों बेटों को ही बुलाना पड़ेगा। कलावती ऐसा कहकर अमेरिका में अपने दोनों बेटों को फ़ोन मिलाती है, जहां पर उसके दोनों बेटे अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं। अरे चिराग, देख माँ का फ़ोन आ रहा है। मुझे एक अर्जेंट फाइल अंदर लेकर जानी है, तो ज़रा माँ को अपने फ़ोन से फ़ोन कर ले। विजय फाइल लेकर अपने बॉस के केबिन में चला जाता है, जिसके बाद चिराग अपनी माँ को फ़ोन करता है। हाँ माँ, क्या हुआ? आप घर पर सब ठीक तो हैं? आपने ऑफिस टाइम में ही कॉल कर दी। अरे ना मूर्खो, तुम दोनों तो वहाँ जाकर बैठ गए हो और यहाँ पर मेरे सर पर ये बोझ पड़ा हुआ है। इसे कौन उतारेगा? अरे माँ, आप कौन सी बोझ की बात कर रही हो? हम अच्छा खासा कमा कर आपको पैसे भिजवा देते हैं। घर में किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देते। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी जो ये बहन है ना, इसके काले रंग की वजह से इसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा और अब मैं तो हो गई हूँ तंग। इसीलिए दोनों तुरंत के तुरंत वापस लौट आओ, नहीं तो मैं इस कल्लो को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अपने बेटे को धमकी देकर कलावती तुरंत फ़ोन काट देती है, जिसके बाद चिराग इस बारे में अपने भाई विजय को बताता है। उन दोनों के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने घर गए हुए भी कई साल हो चुके थे। वो दोनों अपनी और अपनी पत्नियों की टिकट कराते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। अरे माँ, दरवाजा खोलो, तुम्हारे दोनों बेटे आ गए हैं। जैसे ही कलावती दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसके दोनों बेटे अपनी दोनों अंग्रेजन पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मेरे नीले, मेरे लाडले बेटे, आ जाओ, अपनी माँ के गले लग जाओ। तुम्हारी माँ का सीना कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तड़प रहा था। कलावती अपने बेटों को गले लगाने के बाद अपनी अंग्रेजन बहुओं से कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी साथ आई है। चलो चलो आ जाओ, मेरे पैर छू लो और मुझसे आशीर्वाद ले लो। कलावती के कहते ही उसकी दोनों अंग्रेजन बहू उसके पैर छूते हुए कहती हैं, नमस्ते मामी जी। प्रणाम मामी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों बताओ, बड़ी कमजोर लग रही हो। चलो तुम्हें देसी घी के पराठे खिलाती हूँ, जिससे तुम बहुत जल्दी मोटी हो जाओगी। जहाँ पूरा परिवार एक दूसरे को प्यार प्रेम दिखाता है, वहीं बेचारी प्रेरणा पूरे परिवार से अलग अपने कमरे में ही घुट रही होती है, जिसके चलते सबसे पहले सोफिया और एलिना उसी के पास जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी काली ननंद के काले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो उसके दिल से बहुत प्यार करती थी, मानो जैसे उसकी ननंद उनकी दुलारी हो। तुमने खुद को यहाँ अकेले बंद क्यों किया है प्रेरणा? रो रो कर तुम्हारा तो हालत ही बिखर गया। बिखर नहीं भाभी जी, बिगड़ गया है।
इस घर में मुझे कोई भी प्यार नहीं करता सिवाय आप दोनों के। आप दोनों यहाँ हमेशा नहीं रहती हो, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। ये सुनते ही सोफिया और एलिना प्रेरणा को गले से लगा लेती हैं और उसकी आंखों में आंसू पहुंचती हैं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभियाँ आ गई हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाएंगे, वहाँ तुम्हें अपनी पसंद का कपड़ा दिलाएंगे। जैसे ही सोफिया और एलिना प्रेरणा को अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आती, कलावती, दुर्गेश और उसके दोनों भाइयों का उसकी शक्ल देखते ही मुंह बन जाता है। हम अपनी प्रेरणा को बाजार लेकर जा रहे हैं, हमको आने में देरी हो जाएगी। चलो प्रेरणा, चलते हैं ढेर सारे शॉपिंग करने। एलिना और सोफिया दोनों ही प्रेरणा को बड़े से मॉल में ले जाती हैं और उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े उसे दिलवाती हैं। भाभी, ये तो बहुत छोटा है, इसे मैं कैसे पहनूं? ओहो नैना जी, छोटा नहीं, शॉर्ट ड्रेस बोलते हैं इसको, जाओ जल्दी पहन कर दिखाओ। सोफिया के कहने पर प्रेरणा ट्रायल रूम में जाती है और शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है। वो शॉर्ट ड्रेस उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ड्रेस के ऊपर उसकी चंपो वाली चुटिया उसकी भाभीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उसे पार्लर में ले जाकर वहाँ उसके बालों की एक प्यारी सी कटिंग करवा देती है और बाकी की काफ़ी चीज़ें भी करवाती हैं, जैसे थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। सब कुछ होने के बाद प्रेरणा बहुत सुंदर लगती है। देखो प्यारी नंद, तुम कितना सुंदर लग रही हो, काला रंग से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको हमारी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन एलिना की बातें सुन समझ जाती है, जिसके चलते वो अपने लाइफस्टाइल को पूरा ही बदल देती है। उसकी भाभियां उसे अच्छा मेकअप करना भी सिखा देती हैं। अब बेशक उसका रंग सांवला था, लेकिन वो अच्छे कपड़े और मेकअप करके सुंदर दिखने लगती है, जिसके चलते अब उसका रिश्ता एक अमीर घराने में हो जाता है और उसकी शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी वाले दिन उसकी दोनों अंग्रेजन भाभी उससे कहती हैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुमको नजर ना लगे, भगवान तुमको हर बुरी नजर से बचाएगा, तुम हमेशा हमारी दुलारी रहोगी ननन जी। अंग्रेजन भाभियों को उनकी ननन से इतना प्यार करते हुए देख विजय, चिराग और उनके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी प्रेरणा से माफ़ी मांगते हैं। आप सभी को अपनी गलती का पछतावा है और आप सभी ने मुझे अब वो प्यार दिया है जिसके लिए मैं कितने सालों से तड़प रही थी। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया, ये सिर्फ मेरी प्यारी भाभियों की वजह से हुआ है। प्रेरणा सबसे प्यार से बात करके अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में जाकर खुशी खुशी रहने लगती है।